नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बेटा। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। देश को आप पे नाज है। सर ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रम्प का बिजनेस माइंड है जो इस तरह से टैरिफ पर टैरिफ लगाता चला जा रहा है भारत पर, या फिर ये अमेरिकियों की दादागिरी है जो उनको विरासत में मिलती है, जो उनको लगता है कि कोई छोटा देश पनप ना पाए इसलिए उन पर ये टैरिफ वाला खेल खेलो। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अब मेरा मानना है, मैं बिजनेस में शायद ये बड़ा होशियार है। भारत में इसके कई इन्वेस्टमेंट है। आप जानते हैं ट्रम्प टावर यहाँ बन रहा है, वहां बन रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम में है, मुंबई में है, तीन चार और जगह बन रहे हैं। उसके और भी धंधे हैं यहाँ पर, उसकी फैमिली के धंधे हैं यहाँ। एक तरफ तो बिजनेस कर रहा है हमारे साथ, दूसरी तरफ उसने ये सोचा है कि अब मैंने वादा किया था कि मैं रूस और यूक्रेन के बीच एक दिन के अंदर मैं मध्यस्थता सीज फायर करा दूंगा। हुआ नहीं। तो अब किसी को तो ब्लेम करना है ना, ये तो कह नहीं सकता कि मैं हार गया। तो फिर सोचा, उसने बुलाया अपने चमचों को, यार बताओ किसको ब्लेम करें। क्या हम कह सकते हैं ये सारी गलती भूटान की है? तो बोले साहब भूटान तो छोटा सा देश है, उसमें क्या गलती है? अच्छा अच्छा, तो क्या हम कह सकते हैं ये पूरी गलती वानुआटू की है? बोले साहब वानुआटू तो छोटा सा द्वीप है, उसकी 5 लाख की आबादी है, उसकी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? तो बोले कि साहब देखिए, भारत तेल खरीद रहा है और यूक्रेनियन भी कह रहे हैं कि भारत जब रूस से तेल खरीदता है तो जो पैसा जाता है उससे वो जंग करते हैं। हाँ, अब सारा ब्लेम जो है वो भारत पे लगा दो। बेवकूफ। हमने जवाब में, जब मेरी बात होती थी उनके थिंकर्स के साथ, उनके जो थिंक टैंक, तो मैंने कहा देखिए, अगर आप लोग हथियार देने बंद कर देते यूक्रेन को, जंग अपने आप खत्म। मैं उनसे अगर तेल नहीं खरीदूंगा, कोई और खरीदेगा। और आप ही ने मुझसे कहा था कि तेल खरीदिए शुरू में, आपसे पहले, ट्रम्प साहब से पहले जो राष्ट्रपति थे, जो बुड्ढन साहब, जिनका दिमाग का बिल्कुल फिर गया, उन्होंने कहा कि आप तेल खरीदिए। हमने कहा जी क्यों? बोले अगर आप तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, तो रूस फिर क्या है कि $20 का तेल बेचना शुरू कर देगा। या रूस तेल बेचेगा ही नहीं, कीमतें बढ़ जाएंगी। $20 का बेचेगा तो कीमतें गिर जाएंगी। वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज कर देगा ऑयल मार्केट को, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। तो फिर आप खरीदिए, कीप इट गोइंग। मैंने जी ठीक है, हमें बहुत अच्छा, रूस ने कीमतें भी कम कर दी। हमारा ये चैलेंज है कि हमारे लिए इट्स इंडिया फर्स्ट, इंडिया इंडिया ओनली, इंडिया ऑलवेज, हमेशा भारत। जो कुछ हम करेंगे वो भारत के पक्ष में करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जब पता लगा कि ये जंग तो रुक नहीं रहा, किसको ब्लेम किया जाए, मैं तो नार्सिसिस्ट हूं, मैं तो कोई गलती कर नहीं सकता, मैं तो दूसरा रूप हूं भगवान का, तो भारत के ऊपर कह दिया कि जो आप जो खरीद रहे हो तेल, उससे जंग चल रही है। यूक्रेनी लोग भी ये कहते रहते, मुझसे भी कहा था। मैंने कहा आपका दिमाग फिर गया है। बेसिक इशू यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी फॉरेन पॉलिसी सक्सेस नहीं मिला है। अब वो चाहता है किसी तरह से कोई सक्सेस मिले। अगर भारत को रूस से अलग कर दिया जाए, दोनों के बीच में दरार आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ जी मैंने सारी दुनिया की समस्याएं का समाधान कर दिया। जब मैं अमेरिकन फ्रेंड से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ आप मुझे गारंटी लिख के देंगे, कल से मैं तेल, मान लीजिए तेल लेना बंद कर देता हूँ रूस से, परसों से जंग खत्म हो जाएगी? बोले ये हम कैसे कह सकते? तो मैंने कहा फिर मैं क्यों गिनी पिग बनूं? आप बाकी देश, यूरोप खरीदता है तेल उनसे, आप लोग उनके साथ डील करते हो। चीन उनसे तेल लेता है, बाकी कई देश, उनको बोलो ना मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? चीन तो मुझसे कहीं ज्यादा तेल लेता है उनसे। और उसका जवाब नहीं है उनके पास। नहीं नहीं, आप तो डेमोक्रेसी है। तो मैंने कहा डेमोक्रेसी हो तो मेरे से फिर क्यों झगड़ा करना? जाके तानाशाह से झगड़ा करो। मेरा मानना है बेटा कि फॉरेन पॉलिसी में ये लोग बेवकूफ हैं, इनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। दुनिया बदल रही है, लेकिन ये उसी पुराने ख्यालों में चल रहे हैं। अब जो आपने कहा कि ट्रम्प साहब हमारे ऊपर टैरिफ्स क्यों लगा रहे, क्योंकि हमारी होती है मैम एक फ्लूइड बैलेंस थ्योरी होती है। बहुत से लोग, मैं इसकी बात करता हूँ, बहुत से लोग अब बात करने लगे। फ्लूइड बैलेंस में क्या होता है कि आप लिक्विड कितनी लेते हैं जिस्म के अंदर और कितनी जिस्म से चली जाती है, वो बैलेंस होना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं होता तो बीमारी होती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी यही है। हम कंपार्टमेंटलाइज फॉरेन पॉलिसी करते हैं, जो चाणक्य ने हमें सिखाई थी। हम तो उसकी संतान है। उसने चाणक्य नीति में भी ये लिखा और अर्थशास्त्र में भी लिखा। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है मैम? इंटरनेशनल फ्लूइड बैलेंस का मतलब होता है कि इसके साथ दोस्ती करूंगा ताकि अगर उसके साथ दुश्मनी है तो फिर बैलेंस हो जाए। इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहते हैं। मैं वो फैसला करूंगा जो मेरे हित में। डोनाल्ड ट्रम्प साहब इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरी जो फ्लूइड बैलेंस थियरी है भारत की कूटनीति में, मैं इधर से भी दोस्ती करूंगा, उससे भी करूंगा। 125 ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो सब भारत को कहते हैं कि आप तो हमारे रोल मॉडल हो। अमेरिका को नहीं कहते, रूस को नहीं कहते, कि हमसे ये कहते हैं कि आज जहां वो लोग हैं, वो 125 विकासशील देश, 50 साल पहले भारत वहां होता था। कहते हैं आपकी कितनी कमजोरियां थी भारत की, फिर भी
आप लोगों ने कितनी शानदार तरक्की की। एक जमाना था, आपकी तो उम्र बहुत कम है, मैं आपको बताता हूँ 1991 में मेरे पास केवल 2 हफ्ते के इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा थी, 2 वीक्स। और फिर हमने शायद 70 या 80 टन अपना सोना गिरवी रखा बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड में, शायद स्विट्जरलैंड में और इंग्लैंड में हमने रखा था कि भाई हमें $600 मिलियन चाहिए, हमें कुछ इंपोर्ट करने। वो आया, उसके बाद फिर हमने सो कॉल लिबरलाइजेशन की आर्थिक व्यवस्था की और आज तो $700 बिलियन पे हम बैठे हुए। तो हालत हमारी बड़ी खराब थी। में से बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी हालत विकासशील आज वही है जहां हम थे 1991 में। तो इसीलिए वो हमसे पूछते हैं कि आपने कैसे डील किया, हम बताते हैं। 1965-66 में आपको मालूम है बेटा, ये अकाल था देश में। उस समय हमारी प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका अनाज की भीख मांगने। अमेरिकन कहते हैं भारत की नेता भीख मांगने आई है, ऐसा नहीं कहते गधो, वो भारत की नेता है। भारत एक पिच्चू सा देश नहीं है, बहुत महान देश है। फिर वो आके बोली कि अब हम भीख कभी नहीं मांगेंगे अनाज के लिए। इन लोगों ने मेरे को इंसल्ट किया। आज हम नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ फूड पूरी दुनिया में। ये विकासशील देश ये कहानी जानते हैं, जिसे आप हरी क्रांति कहते हैं। हमसे ये भी कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। आपको मालूम नहीं बेटा भूख क्या होती है, मुझसे पूछो। मैं 15 साल का था, 1966-67, 80 सोमवार मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया था, 80 सोमवार मैं भूखा सो रहा था। 80 सोमवार, बहुत तकलीफ होती थी, पेट में चूहे कूदते थे, लेकिन क्या करता है, देश में आपातकालीन स्थिति। माँ तो माँ होती है, बोली दीपक खा ले, बट माय फादर वुड ऑलवेज से ये देश से इतना प्यार करता ही नहीं। आई डिड नॉट ईट फॉर 81 डेज। अब तो भरे पेट खाता हूँ, बहुत दबा के खाता हूँ, क्योंकि फूड अब बड़ी इजीली अवेलेबल है, वो सिचुएशन नहीं है। ये सारी चीजें विकासशील देश हमसे कहते हैं कि जो कुछ आपने किया हम भी वो करना चाहते हैं। और फिर अब वो मैं उनसे ये कहता हूँ, जो लोग अमेरिका या यूरोप के पीछे भागते हैं, उनसे एक ही गाना बॉलीवुड का सुनाता हूँ उनको, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तू मेरी तरफ देख, मैं बताऊंगा। तो मैम 3 देशों में, अफ्रीका में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, वहां पर भी हमें यही बता दें कि हमने जो किया है, ये नहीं कह रहे कि उसकी नकल करो, पर आप समझने की कोशिश करो। सो मैम ये अमेरिका को बहुत चुभता है, भारत कैसे उभर रहा है। एक तो पहले सोवियत संघ को, चलिए मान लिया आपने तोड़ दिया, आपने चीन का सहारा लिया उसको तोड़ने के लिए। अब चीन आपको आंखें दिखाने लगा। अब चीन को हराने के लिए आप भारत का सहारा लेते हो, तो आपको डर है कि भारत ना हमें आंखें दिखाने लगे। तो आप चाहते हैं कि भारत का प्रयोग किया जाए चीन को ठोकने के लिए, लेकिन भारत कभी स्थिति में ना हो कि वो मेरा मुकाबला कर सके। सर, पीएम मोदी ने भी स्टेटमेंट दिया है टैरिफ बम को लेकर। उनका कहना है कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है, और मुझे पता है कि जिस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इसके लिए हम तैयार हैं। कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। $700 बिलियन आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आपके कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो कहते हैं ट्रंप ने 50 बार क्यों बोला कि उसने मध्यस्थता कर। अरे मुझे क्या पता, जाके पूछ ले। वो 50 करोड़ बार बोल दे, मेरा क्या लेना देना। वो अरे उसने अपनी पत्नी को ये बोला कि आज हम लोग डिनर के लिए बाहर चलेंगे, क्यों बोला। अरे मुझे क्या पता अपनी पत्नी को वो डिनर के लिए बाहर क्यों ले गया, उससे जाके पूछो। उसने अपने बेटे से ये क्यों कहा सफेद रंग की कमीज पहन नीले रंग की मत, मुझे क्या पता उसने ये सब क्यों कहा है यार। तुम लोगों का भेजा फ्राई हो गया क्या। वो जो करता है करने दो। अमेरिका में कोई नहीं पूछता कि मोदी ने ये क्यों बोला कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। दिमाग खराब है लोगों का। वेस्टिंग टाइम इन आवर पार्लियामेंट डिस्कसिंग नॉन इश्यूज। अरे आप बात करिए कि किस तरह से हम इकट्ठे होके ये जो करने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब देंगे। पीएम ने कहा हाँ हमें तकलीफ होगी, वी विल डील विद इट। पहली बार नहीं है कि भारत को तकलीफ होगी, भारत को बहुत बार तकलीफ हुई है, स्वाधीन भारत को, लेकिन हमने निपटा उसका। आज वही है, हमारी सभ्यता वही है, हमारी बिलीफ सिस्टम वही है। आप वही हो, मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैंने अपना नाम जॉन डेविड कुछ नहीं रखा, मेरा नाम दीपक है। आपका नाम भी मैं अंजू है, आपने अपना नाम भी नहीं बताया। तो ये जो जितने विदेशी लोग यहाँ आए थे उनकी सभ्यताओं से हम पे कोई असर नहीं पड़ा। भारत की इतनी अंदरूनी ताकत है। अब हम अंदर देख रहे हैं। हम चाणक्य की संतान है बेटा, मेरी बात मानिए। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, यकीन दिलवाना चाहता हूँ, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, भगवान के सामने हम झुकते हैं। वो इसलिए नहीं कि हम उससे डरते हैं, हम झुकते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। और हम कहेंगे कि जो हमें करना है अपने देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए, हम करेंगे। आप देख लीजिएगा कि हम लोग इसमें भी कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब। सर, पीएम मोदी का तो सीधा सीधा कहना है कि किसानों की खुशहाली हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका क्यों चाहता है सर, ये भी तो दुनिया को पता होना चाहिए ना, कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर खुलवाना चाहता है भारत से, डेयरी प्रोडक्ट्स अपने भारत में देना चाहता है। वो कितना घातक है हमारी संस्कृति के हिसाब से भी, हमारे किसानों के लिए। 100% वो थोड़ा ना समझेगा।
उसका इतना दिमाग नहीं है कि वो ये चीजें समझ। बट डोंट वरी अबाउट दिस, आई मीन आई सेड कि हम लोग उसको जब समझ आ जाएगा कि हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, ये एकमात्र सभ्यता है भारत की जो शास्त्रों की पूजा करती है, शस्त्रों की पूजा भी करती है। माधव ने पार्थ से कहा था जब वो अपने हथियार लेने जा रहा था, जब वनवास का पीरियड खत्म हो गया, तो उसने कहा था कि पार्थ अपने हथियार उठाने से पहले पूजा कर। उसने महादेव की पूजा की, तब अपने हथियार वहां पे लिए। तो हम तो शस्त्रों की पूजा भी करते हैं और शास्त्रों की, ये इनको समझ नहीं आएगा। मैं इनकी बड़ी क्या कहते हैं यूनिफोकल एजेंडा होता है, हमारा तो मल्टीफोकल है। हम सब तरफ देखते हैं, सोच समझ के विचार करके चलते हैं। भारत की परंपरा, तभी तो कितने गाजी यहाँ पर आए, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका भारत का, फिर चले गए। यहाँ तो यहीं पर बस गए, अब्सॉर्ब हो गए हमारी सिविलाइजेशन में, यहाँ चले गए। मेरा ख्याल है ये भी समझ जाएगा कि जो मैं ट्राई कर रहा हूँ भारत के साथ, वो कामयाब नहीं होगा। और जहां तक एग्रीकल्चर है, कृषि, उन लोगों ने जिसने हमारा पेट अब भरते हैं ताकि हमको फिर किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, उनका नुकसान हम नहीं। आजकल तो किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरकार के साथ, जिनसे मैंने बात की है नेबरिंग स्टेट्स में, पंजाब में आ रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल जी दबना नहीं है इनके सामने जो ये कह रहा है एग्रीकल्चर के बारे में, और कहन दो जी असि नहीं करांगे, मैंने कहा शाबाश, हम नहीं करेंगे। तो दे अंडरस्टैंड, वो भी बेवकूफ नहीं है हमारे किसान, वो समझते हैं उनके हक में क्या, उनके हित में क्या। सर, जिस तरह का स्टैंड रहा है भारत का, पहले 25% टैरिफ, फिर एक्स्ट्रा टैरिफ, फिर पेनल्टी रशिया से कारोबार करने के लिए, भारत ने हर बार, एमईए ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। और शायद ये चीजें भी बौखला रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। हमारा स्टेटमेंट पोलाइट बट फर्म, ये देख टाइगर, तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। यूरोप कितना सारा तेल खरीदता, बिजनेस करता है, तू भी बिजनेस करता है रशिया के साथ, तो मैं जो बिजनेस करता हूँ उसमें तकलीफ क्यों होती है भाई? ये क्या, ये हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या, दोगलापन नहीं है तो और क्या है कि भाई मैं जो चाहूं मैं वो करूंगा, लेकिन तू वही कर जो मैं चाहता हूँ। क्या माई वे और द हाईवे, ये अमेरिका की एक कहावत है। तो ये चीजें जो है अब नहीं चलती हैं, जमाना बदल चुका है और इनको भी ये स्वीकार करना है। बहुत से अमेरिकन हैं जो इस बात को स्वीकार करने लग गए हैं कि अगर भारत को नाराज करोगे तो अकेले पड़ जाओगे। और पढ़ते जा रहे हैं, मैं बहुत से पश्चिमी देश भी कह रहे हैं आपके F-35 हमने नहीं खरीदने हैं, ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना। इसका असर बुरा पड़ेगा अमेरिका। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मान लीजिए भारत ने, आपने टैरिफ लगा दिया, तो मैं पतलून $10 की बेचता था, आपने 1000 करोड़ का उस पर टैरिफ लगा दिया, तो आपके लोग तो 1000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करेंगे पतलून के ऊपर। हाँ, अगर मैं नहीं बेच पाऊंगा, मैं दूसरे मार्केट ढूंढूंगा, कुछ हद तक मेरे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ होगी, मैं उस तकलीफ को कम करने की कोशिश करूँ। बाकी जो देश आपको सामान बेच रहे हैं वो देखेंगे, अरे भारत से नहीं ले रहा, ठीक है हम 10 गुना अपने दाम बढ़ा देते हैं, और जाएगा कहाँ है, फिर इसको और तकलीफ होगी। ये समझ नहीं पाता लॉन्ग टर्म, इसको हम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा, आप एक दुकान में जाके कहती है कि मैं यहाँ से चावल खरीदूंगी, लेकिन फिर आप फैसला करते हैं सारी कम्युनिटी वाले यार इस दुकान से नहीं लेना और कहीं से लेंगे। दूसरा दुकान वाला कहता है अच्छा इससे नहीं लेंगे, मैं तो दाम दुगने करूंगा, आना तो मेरे पास ही है। तो जो बाकी देश वही सामान सप्लाई करते हैं अमेरिका को जो हम करते हैं, वो तो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। इस बेवकूफ को ये समझ नहीं आता। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, बता सकता हूँ इमीडिएटली, जहां पर शॉर्टेज होगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगी। और जिस दिन अमेरिकन उपभोक्ता को चोट लगी, उसके पेट पे लात पड़ी, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब वो इतना मारेगा आपको होश भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ है। तो कुछ किसी ने ये कहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस नहीं है, चीन नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप। He is very not making America great again. It's called making America alone again. और ये मत करिएगा, क्योंकि हम लोग सब अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, हम लोग बहुत उनका सिस्टम पसंद करते हैं। कितने करोड़ों लोग, हमारे मिलियंस भाग जाते हैं वहां, सेटल होते हैं, बड़े खुश हैं। वी एंजॉय दैट सिस्टम, हमारे सिस्टम की तरह है, ओपन, डेमोक्रेटिक, फ्री। लेकिन अगर आप ये चीजें करोगे तो फिर तो सही नहीं है, ये हमारा मानना है। सर, ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी तो दो टूक जवाब दे दिया ना डोनाल्ड ट्रंप को, वहां पर भी तो 50% टैरिफ लगाया और कहा कि बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने साफ कहा मैं तो बात करनी होगी तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करूंगा, मैं ट्रंप से बात क्यों करूंगा। 100% ट्रंप को ये बहुत और गुस्सा आ रहा है, अब उनके ऊपर 2 करोड़% लगाएगा टैरिफ। अब तो सब देख, अब फिर मैम ये ना हिपोक्रेसी, ये सोचते हैं कि दुनिया देखती नहीं है। अरे सीरिया का वो जो आजकल प्रेसिडेंट बना फिरता है, पहले तो वो आतंकी था, आपने $10 मिलियन का उसके ऊपर इनाम रखा हुआ था। फिर आपने बड़ी मजेदार चीज कही, आपने कहा यार देखो वो आतंकी होता था, फिर उसको बोला दाढ़ी वाड़ी काट के सूट पहन, अरे माय डार्लिंग कितना हैंडसम आदमी, अब वो बहुत बड़ा डेमोक्रेट बन गया। अब सीरिया में जब जंग हुआ फिर उसको बोला चोर डाकू, यार कभी डाकू था, फिर डार्लिंग बन गया, फिर से डाकू बन गया। आई मीन व्हाट डू दे थिंक?
अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी मैं बताता हूँ क्या होती है। ये मेरी किताब यहाँ पढ़ी, इसको वो चेकलिस्ट डिप्लोमेसी। अच्छा भाई, आज इससे झगड़ा करो टिक, आज ये करो टिक, आज चीन के साथ दोस्ती करो टिक, ये इनकी डिप्लोमेसी है। ऐसे थोड़ा चलती है चेकलिस्ट डिप्लोमेसी से काम नहीं बनता। शॉपिंग लिस्ट लेके चले जाते हैं, आप भी जाते हैं बाजार में, ये चाहिए, खैर आप तो आजकल ऑनलाइन करते हैं, बट बाजार में कभी कभी हम लोग भेजते हैं कि भाई ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना, तो वो चेकलिस्ट यही करते हैं अमेरिका, आज ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को, शायद मेरी उम्मीद है कि बिजनेसमैन है, जब इसको पता लगेगा कि ये मागा शागा जो है ये खत्म हो रहा है उसका सपना, फिर वो लाइन पे आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। और अनइंटेंडेड दुनिया की बहुत सी महाशक्तियां, शक्तिशाली देश, जापान और साउथ कोरिया अभी तो झुके हैं उसके सामने, देर तक नहीं झुकेंगे। जापान इसलिए झुका है कि उसको चीन से नाराजगी है, वियतनाम को भी चीन से समस्याएं हैं, साउथ कोरिया को भी चीन से समस्या है। लेकिन जिस दिन ये समस्याएं चले गए, चीन होशियार है, वो कहेगा अच्छा देख टाइगर, तो आप लोगों की समस्याएं मेरे साथ, चलिए माफ कीजिए, भूल चूक माफ, हम डार्लिंग बने। उस दिन डोनाल्ड ट्रंप को आग लग जाएगी, ये देश फिर कोई अमेरिका के पास नहीं जाएगा। आप देखते जाइए क्या होता है। पर आग तो तब भी लगेगी सर, अभी भारत के प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं, फिर एससीओ के लिए चाइना जाएंगे, और अभी हमारे एनएसए मॉस्को में है, फिर हमारे विदेश मंत्री भी जा रहे हैं रशिया। तो सर ये सारा कुछ जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर भी तो बौखलाहट हो रही होगी ना डोनाल्ड ट्रंप को। आग लग गई है उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि आप बेवकूफी कर रहे हो। ये सब ना होता अगर आप सही प्रकार से डील करते। दादागिरी करते करते बेटा क्या होता है कि क्लास में एक बुली होता है ना, जो सबको तंग करता है, एक दिन सब तंग करके इकट्ठे होकर ठोकते हैं बुली। देख लीजिए वो ना हो जाए इसके साथ, तभी तो बौखलाया हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन क्यों नहीं किया। नहीं करेंगे यार, तू कौन होता है। ये होगा, एक होता है आत्मविश्वास, वो हम में है, एक होता है घमंड, वो दूसरे में है। हमारे पास घमंड नहीं है। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। सर उसने पीएम मोदी को बुलाया था, पीएम मोदी नहीं गए, उसने 3600 बार कहा कि मैंने मध्यस्थता करवाई, पीएम मोदी ने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा भारत ने कि उसने ऐसा किया। और फिर हमारा जो विपक्ष है वो उसके जुमले ले लेकर पीएम मोदी को टारगेट करता है। तो उसके अंदर बौखलाहट इस बात की है ना कि मैं तो राजा हूं, शहनशाह हूं, देखो मोदी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मेरे बुलावे पर क्यों नहीं आया। तो उसकी तो ईगो हर्ट हो चुकी है, इसीलिए वो ये सब हरकतें करता दिख रहा है। 100%। ये बहुत से लोग कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है, जिसको हम नर्गिसी पर्सनालिटी कहते हैं, लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये है, इसको हमेशा अप्रूवल चाहिए, इसको हमेशा ओबीडियंस चाहिए। तो फिर क्या होता है कि ये ईगो इसकी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि लोग उस ईगो को और बढ़ाते हैं। हमारे पास आत्मविश्वास है, हमारे पास अहंकार नहीं है। अहंकार बहुत खतरनाक है, आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ नहीं आता। वो सोचता है सारी दुनिया को मेरे सामने झुकना चाहिए, नहीं झुकेगी। वो दुनिया बदल चुकी है। एक जमाना था जब कॉलोनियल टाइम में, फॉर एग्जांपल 18वीं 19वीं शताब्दी में सारी दुनिया कॉलोनियल मास्टर्स के सामने झुकती थी। आपने तो आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत करी थी गोरे देशों ने। अब वो जमाना चला गया। अब आप नई हकीकत को स्वीकार करिए, ये तैयार नहीं है उसको स्वीकार करने। इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत जल्दी ये जो रीअलाइनमेंट, रीबैलेंसिंग चल रही है, इधर इसके साथ चेस बोर्ड पे नहीं होता, पहले यहाँ पे रखा, फिर वहां रखा, फिर यहाँ गए, फिर उधर गए, फिर इधर गए। ये इसको जल्दी समझ आएगा कि जो मैं कर रहा हूं वो अमेरिका के हित में नहीं। सर ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है, आपको लग रहा है वो जो कहा जा रहा है ना कि रशिया, चाइना, भारत एक साथ आ सकता है, BRC जैसी कोई चीज बन सकती है। एक साथ आने का मतलब ये नहीं होता कि हम फौज में अपनी फौज भेजेंगे उससे टोकने के लिए। ये न्यूक्लियर एज का जमाना, ये चीजें नहीं होंगी। एक साथ आने का मतलब ये होता है कि हम, चाणक्य ने कहा, कंपार्टमेंटलाइज करते हैं अपने रिलेशनशिप। चीन से कहा एक बॉर्डर पे एक समस्या है, उसके हम बात करेंगे, लेकिन ट्रेड में और समस्या है उसकी अलग से बात करेंगे, कल्चरल में और कुछ है, पीपल टू पीपल, हम उसको अलग अलग खानों में डाल के बातचीत करते हैं। वो सबसे कामयाब पॉलिसी होती है। अगर आपने कहा देखो जी आपने मेरे को मैकडोनाल्ड ट्रम्प कहा है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं संबंध तोड़ दूंगा, अरे वो तो एक छोटी सी बात है। हमारी कितने और चीजें, अमेरिका टैरिफ लगा दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो वहां से हमें आती है, जिसके हम पैसे देते हैं, उस पर हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास है टेक्नोलॉजी जो मुझे चाहिए। डिफेंस में है, स्पेस में है, मेडिकल में है, एग्रीकल्चर में है, मैं नहीं करूंगा। और मेरे जो किसान हैं, जो लाइफ ब्लड है, जो मेरे देश की दिल की धड़कन है, मैं उनको नुकसान नहीं होने दूंगा। तो जो मर्जी करना है कर ले, मैं नहीं करने।
मुझे याद है एंटीबायोटिक्स का 1950 में पेनिसिलिन हमारे पास था नहीं, हमने अमेरिका से लिया था, बहुत महंगा था, लूट रहे थे। ये तो लूटते हैं सबको, इनके पास टेक्नोलॉजी थी तो हमने लिया, उसके बाद हमने अपने बनाने शुरू किए। फार्मास्यूटिकल्स में नहीं लगाया इसने दवाइयों पर, क्योंकि इसके अपने लोग नाराज हो जाएंगे। अगर भारत ने, हमारा तो नुकसान होगा, अगर हमने नहीं भेजा इनका ज्यादा नुकसान होगा। मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, ना कि भारत को अमेरिका की। लेकिन हम घमंड नहीं करते इस बात, हम दोस्ती चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स, हम आपके नौकर नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान बनना चाहता है, मुबारक हो, वैसे ही उसका व्यक्तित्व तो कुछ है नहीं, बेवकूफ देश है। फिर से मुनीर को सुना है कि वॉशिंगटन का न्योता भेजा गया सर इस पूरे घटनाक्रम के बीच। पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी कहेगा कि ट्रंप कल आ रहा है, परसों भोजन करेगा, फिर यहाँ पे शादी करके यहीं पे बस जाएगा, कहने तो ऐसी चीज, क्या फर्क पड़ता है? तो बेवकूफ लोग हैं, नोबडी बिलीव्स देम। हम लोग ये चीजें नहीं करते। आप जैसी संतान है भारत के पास, मेरी माँ के पास, आप लोग सच्चाई में विश्वास करते हैं, सत्य में, सत्यम एव जयते, हमेशा जीतता है, ये सही हो जाएगा। मेरा मानना है, ये मैंने देखा है अपने 52 साल के कूटनीति करियर में, और 2-4 हफ्तों में, इस महीने के आखिर तक उनका डेलीगेशन आ रहा है, बातचीत होगी। 27 तक उसने कहा कि मैं ये टैरिफ ज्यादा नहीं लगाऊंगा, 26 को ऐलान कर देगा। चलिए अभी मैं थोड़ा और 2 महीने कर देता हूँ, उसके बाद अच्छा चलिए 5 साल के लिए कुछ नहीं करता, तब तक ये चला जाए। तो क्या कहते हैं कि खेल खत्म, पैसा हाजिर। सो डोंट वरी, आई एम कंसर्न्ड, लेकिन आई विल नॉट पैनिक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। लेकिन सर हमारा विपक्ष तो ऐसा है जिन्होंने ये राग अलापा था कि सीज फायर इसलिए किया मोदी ने क्योंकि प्रेशर था ट्रेड डील करने का, और अब जब ट्रेड डील हो नहीं रही है तो देखिए किस तरह से शोर मचा रहे हैं राहुल गांधी टाइप लोग। क्या बोलते हैं कि देखिए भारत की तो डेड इकोनॉमी है, भारत क्यों नहीं ट्रेड डील कर रहा अमेरिका के साथ, अपने मतलब इस तरह की बातें करें। उनको तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए इस वक्त। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन कभी मिलूंगा तो कहूंगा आइए मेरे पास, मैं आपको कुछ इकोनॉमिक्स में लेसन दूंगा। डेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कुछ मालूम है उसको? जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको नहीं पता होगा। तो डेड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, प्रोग्रेस नहीं हो रही। जाके देखिए विकास किस तरह से हो रहा है, जाके देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, जाके देखिए एजुकेशन में क्या, जाके देखिए मेडिसिन में क्या हो रहा है, स्पेस में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर जाके देखिए ना, तब आपको समझ आएगा। 6, 7, 8, 9, 10% ग्रो करना कोई मजाक नहीं है, वो डेड इकोनॉमी नहीं होती, को पता नहीं है। आई मीन आई वोंट बी, मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा क्योंकि इसको किसी ने बताया नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, कल डोनाल्ड ट्रंप कहेगा चंद्रमा तो पनीर का बना हुआ, देखा ट्रंप ने बोला पनीर का बना हुआ, तो पनीर का बना हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपकी मेंटल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपकी है, तो आपको मुबारक। पर इस वक्त भारत चाहता है कि जितने भारतीय हैं, जैसे हम ब्राजील में देखें, रूस में देखें, चीन में देखें, सब इकट्ठे हो गए हैं अमेरिका के अगेंस्ट। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका के अगेंस्ट होइए, हम कह रहे हैं भारत के पक्ष में खड़े, विपक्ष नहीं करिए किसी का भी, वो हमारी सिस्टम नहीं है। हमारी बड़ी फ्रेंडली लो की फॉरेन पॉलिसी है। हम मेगाफोन लेके होय होय डोनाल्ड ट्रंप बदमाश है, चोर है, डाकू है, ये नहीं करते। बड़े अच्छी रिफाइंड डिप्लोमेसी है, ये इन लोगों को समझना। सर ये लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि देखिए वो तो मोदी के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हाउडी मोदी होता था, अब की बार ट्रंप सरकार ये भी होता था। उनको तो दिक्कत इस बात से भी कि चाइना क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि यहाँ तक कहा गया कि देखिए पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने तो मदद की पाकिस्तान की, फिर हम चाइना क्यों जा रहे हैं? नहीं जाए तो क्या करें बताइए, चीन पे हमला कर दें, ये बोल क्या करेंगे? मैंने ये बताया ना मैम, ये समझना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए कि हम लोग देखते हैं कि हमारा भला किस लिया। हमारे पास बॉर्डर का विवाद है, अलग से रख दीजिए। आपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मत करिएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ठीक है, हम बाकी चीजों पर बात करते हैं। जहां कोई डिसएग्रीमेंट अगर है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, जहां अग्रीमेंट है उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये डिप्लोमेसी की एसेंस होती है जो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 52 साल से मैं कर रहा हूं। न्यू ब्रिजेस हम बनाएंगे जहां बनाने हैं, पुराने ब्रिजेस को और मजबूत करेंगे जहां पर, ये हमारा विश्वास है। तो ये कह रहे हैं कि 60s में 50s में चीन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे, लेकिन चीन ने हमला कर दिया। तभी उस वक्त कहते हैं भाई तुम तो भाई भाई बोल रहे थे, ये क्या हो गया? होता है, हमने दोस्ती की उसके साथ, हमने पिंग पोंग को भी 10, 20, 50 बार बुलाया है, पीएम साहब उससे मिले, नहीं मानता है, नहीं मानता, वो उसका व्यक्तित्व है, हमारा अलग है। हम कोशिश करते रहेंगे। मेरा ये मानना है, हमें सिखाया जाता है अगर 1% संभावना है कि आप कामयाब होंगे, 1% सिर्फ, आप उसके ऊपर 100% एफर्ट करिए।
चलिए सर, देखते हैं कि इस महीने के आखिर में जब अमेरिका का एक डेलीगेशन आएगा तब ऊंट किस करवट बैठता है, क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो भारत के तेवर हैं उनको देखकर डोनाल्ड ट्रंप डर जरूर गए हैं, इसीलिए टैरिफ पर टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। आखिर देखते हैं किस हद तक जाते हैं वो। सर, आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत जय श्री राम। बस भरोसा करिए, अपने आप पर भरोसा करिए, अपने देश पर भरोसा करिए, अपनी सभ्यता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा।